Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पटना से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं चंद्रमोहन कुमार। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जुड़े रेलवे होटल टेंडर घोटाले के मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनके परिवार से जुड़े एक मॉल की संपत्ति को जब्त किया है, जिसकी जानकारी ईडी ने मॉल के बाहर नोटिस चस्पा कर दी। आरोप है कि बगैर नक्शे के मॉल बनाने का काम अवैध तरीके से हो रहा था और उसकी मिट्टी को एक चिड़ियाघर को बेचा जा रहा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मॉल के अवैध निर्माण का पर्दाफाश किया था और अब कोर्ट के आदेश पर उस मॉल को सील किया गया है। जबरदस्ती का जिन लोगों ने दुरुपयोग करके एजेंसियों का जो सहारा लेकर के जो लोग चाहते हैं कि डराया या धमकाया जाए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों के मुताबिक यात्रियों से भरी बस जयपुर से फर्रुखाबाद जा रही थी और अचानक बेकाबू होकर पलट गई। तो मैनपुरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर ये बस पलटी है। बताया जा रहा है कि बेकाबू होकर बस पलट गई। ये बस जयपुर से फर्रुखाबाद जा रही थी और अचानक अनियंत्रित हो गई। इस सड़क हादसे में 16 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूपी के मैनपुरी से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक यात्रियों से भरी बस जयपुर से फर्रुखाबाद जा रही थी और अचानक बेकाबू होकर पलट गई। हमारे सहयोगी अजीत सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, कैसे ये हादसा हुआ और घायलों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल जसप्रीत, आपको बता दें हादसा देर रात हुआ है। जयपुर फर्रुखाबाद से टूरिस्ट बस जा रही थी और हाईवे पर बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई और डिवाइडर से टकरा कर ये बस पलट गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ, जबकि 19 लोग घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि जो आला अधिकारी हैं मौके पर वो पहुंचे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं जो भी घायल है उनका इलाज कराया जाए, जो मृतक के परिजन है उनको पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो जो लोकल सीएम है और एसएसपी है, सारे लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और अभी भी ये मौत की संख्या बढ़ सकती है। अभी कम से कम 8 दर्जन लोग और भी गंभीर रूप से घायल हैं घायलों में। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रेल की पटरियों पर लेटे एक आदमी की जान बचाने के लिए 2 पुलिस वाले दौड़ने लगे। पुलिस के मुताबिक यह आदमी खुदकुशी के इरादे से पटरियों पर लेट गया, जिसकी जानकारी मिलते ही 2 पुलिस वाले रेलवे ट्रैक के बीचों बीच दौड़कर उस तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जिस ट्रैक पर वो लेटा था उसी पर कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली थी, जिसे देख पुलिस वाले दौड़े और आदमी को पटरियों से उठाकर बाहर ले गए। क्या हो गया भाई? पुलिस पूछताछ में पता चला कि आदमी पारिवारिक वजहों से परेशान था और मजबूरन उसे ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस की मुस्तैदी से वक्त रहते शख्स को बचा लिया गया, क्योंकि इसके कुछ सेकंड बाद ही वहां से ट्रेन गुजरी थी। हरियाणा के यमुनानगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा खाली कराने पहुंचे पुलिस वालों को इलाके के लोगों ने दौड़ा कर पीटा। पुलिस का दावा है कि वो सरकारी जमीन पर बने मकानों को गिराने के लिए वहां पहुंची, लेकिन अवैध कब्जा हटाए जाने से नाराज इलाके के लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। गुस्साए लोगों ने उन मजदूरों को भी निशाना बनाया जो अवैध कब्जा हटाने के लिए वहां पहुंचे थे। अफरा तफरी के बीच कुछ लोग डंडे लेकर खुदाई करने वाली मशीन के पीछे दौड़ पड़े और उस पर पत्थर बरसाने लगे। इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने खुदाई करने वाली मशीन के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। इलाके के लोगों का गुस्सा बढ़ते देख पुलिस वाले भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। जम्मू कश्मीर में सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बीती रात पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए बीएसएफ की एक चौकी पर गोलियां बरसाई, जिसमें बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट और 3 जवान शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान की इस कायराना हरकत में 3 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए। शहीद जवानों में असिस्टेंट कमांडेंट जतिंदर सिंह, सिपाही हंसराज और एएसआई राम निवास शामिल हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए जम्मू के मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हालांकि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसकी चौकियों पर गोलियां बरसाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा दिया है, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है।
सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बीती रात पाकिस्तान की तरफ से सीमा सुरक्षा बल की चौकियों पर निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ के 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक अधिकारी शामिल है, जबकि 3 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, जबकि जो शहीद हुए जवान हैं उनके शवगृह में शव रखवा दिए गए हैं। और पूरे इलाके की अगर हम बात करें, रामगढ़ सेक्टर जो सांबा का पूरा इलाका है, वहाँ पर हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि रात को पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग और शेलिंग जो थी वो की गई थी। कुछ दिन पहले ही पाक रेंजर्स और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग हुई थी और डीजीएमओ लेवल की बातचीत भी दोनों देशों के बीच हो चुकी थी कि सीमा पर शांति बनाई जाएगी ताकि लोगों को सुकून मिले, क्योंकि रमजान के चलते सीज फायर का एक बड़ा कदम केंद्र की ओर से उठाया गया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार 2 बार धोखा दिया है। अखनूर के कानाचक सेक्टर में भी फायरिंग की और बीती रात रामगढ़ सेक्टर में भी फायरिंग की गई, जिसमें 4 जवान जो बीएसएफ के हैं वो शहीद हुए हैं, 3 घायल हुए हैं। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की खराब सेहत का हवाला दिया, लेकिन इस बहाने उन्होंने पीएम मोदी पर बीजेपी के बुजुर्ग नेताओं के अपमान का आरोप लगा दिया और कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को बताया कि वो दिल्ली के एम्स में भर्ती अटल बिहारी वाजपेयी को देखने गए। वाजपेयी जी के खिलाफ कौन लड़े थे? हम लड़े थे, मगर जब वो बीमार हैं, पहले मैं वहां गया। कांग्रेस अध्यक्ष यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के अपमान का भी आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने गुरु का क्या किया? मतलब फंक्शन में उनकी इज्जत नहीं रखते हैं। लेकिन पीएम मोदी पर पार्टी के बुजुर्ग नेताओं की अनदेखी के राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी तिलमिला गई। राजनीतिक इतिहास में ये पहली घटना है कि कोई व्यक्ति किसी को देखने के लिए अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका भी सियासी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके बाद उसने कांग्रेस अध्यक्ष पर 2M दर्जे की राजनीति का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही अपने बुजुर्ग नेताओं को अपमानित करने का भी आरोप जड़ दिया। पटना में बिहार बोर्ड के दफ्तर के बाहर कुछ पुलिस वाले छात्रों पर लाठियां चलाने लगे। बिहार में 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार 5वें दिन छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन बिहार बोर्ड के दफ्तर के बाहर इकट्ठा छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई और उन्हें जबरन वहां से हटाने लगी। हम नहीं कुछ किए। इससे पहले छात्र मार्कशीट में हुई गड़बड़ी की शिकायत करने और उसे सही करने की उम्मीद में बिहार बोर्ड के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। गुस्साए छात्रों ने शिक्षा मंत्री, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। बताया गया कि प्रदर्शन के समय 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए, वहीं 4 छात्रों को भी चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के बयान ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को धमकी भरे लहजे में हंगामा न करने की नसीहत दी। उग्र होने से, इस तरह की कुछ घटना करने से क्यों हम इसको दांव पर लगाते हैं। साथ ही कृष्णनंदन वर्मा ने 12वीं के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होने का दावा भी किया। असफल है, असफल होना कोई नई बात थोड़ी है, बहुत लोग पास करते हैं, फेल करते हैं, तो असफल है तो थोड़ा मेहनत कीजिए और अगली बार अच्छा से पास कीजिए। असल में कुछ बिहार के छात्र ऐसे हैं जो नीट और पॉलिटेक्निक की परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन 12वीं में फेल हो गए और इसी के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज के समर्थक एक मशहूर अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए, जहां भय्यू जी महाराज को भर्ती किया गया था। पुलिस के मुताबिक भय्यू जी महाराज ने अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि परिवार और दूसरे लोगों ने उन्हें घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। मामले की खबर मिलते ही भय्यू जी महाराज के समर्थक अस्पताल के बाहर जमा हो गए, लेकिन जब अस्पताल ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी तो उनके भक्त अपने आंसू नहीं रोक पाए। पुलिस के मुताबिक भय्यू जी महाराज इंदौर के अपने घर में थे और वहीं उन्होंने कमरा बंद करके अपनी कनपटी पर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनने के बाद उनकी मां और पत्नी ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और उन्हें अस्पताल ले गए। आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। इसमें ये जो गोली चलाने की घटना थी, उस समय वो दरवाजा अंदर से बंद था। मौके से पुलिस को भय्यू जी महाराज का अंग्रेजी में लिखा सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा तनाव है। लेकिन भय्यू जी महाराज को किस बात का तनाव था, इस पर पुलिस ने जांच के बगैर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि भय्यू जी महाराज की खुदकुशी की खबर तेजी से फैली और उनके घर पर भक्तों और समर्थकों का तांता लग गया। किसी को इस खबर पर यकीन ही नहीं आया। दूसरी ओर पुलिस भी खुदकुशी के पीछे की वजह तलाशने में जुट गई। फिर ये स्थिति कैसे निर्मित हुई, कैसे अवसाद में इतने वो खुद डूब गए कि इतना बड़ा घातक कदम उन्होंने अपने साथ में उठा लिया और ऐसे में अपने तमाम समर्थकों को वो अकेला छोड़कर चले गए। जो समर्थक थे वो हर संभव प्रयास अभी भी कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भय्यूजी महाराज के समर्थकों की बड़ी तादाद है और भय्यूजी महाराज के कई सियासी पार्टियों और नेताओं से गहरे ताल्लुकात थे, इसलिए उनकी खुदकुशी से हड़कंप मच गया। घटना के वक्त घर में भय्यूजी महाराज की पत्नी आयुषी और उनकी मां मौजूद थी। खबर मिलने के बाद पुणे में पढ़ने वाली उनकी बेटी भी इंदौर पहुंच गई। पुलिस ने शुरुआती जांच में घर वालों से बात कर जानकारियां जुटाई। तथ्य मिले हैं, जो नोट्स मिला है, जो उसमें डिजिटल एविडेंस जो पुलिस के पास है, उन सारी चीजों का पुलिस अध्ययन कर रही है। और पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही भय्यूजी महाराज की खुदकुशी का राज खुलकर सामने आ जाएगा। इस बीच भय्यूजी महाराज की खुदकुशी से सनसनी फैल गई। भय्यूजी महाराज का वास्तविक नाम उदय सिंह देशमुख था और उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र में भय्यूजी महाराज कृषि, पर्यावरण और दूसरे सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहे। आध्यात्मिक गुरु बनने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए मॉडलिंग की और इसके बाद घर संसार भी बसाया। इसके अलावा वो सियासी पार्टियों के भी करीब रहे और उनके ताल्लुकात कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना जैसी पार्टियों के नेताओं से रहे। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के अनशन को खत्म करने के लिए यूपीए सरकार ने भय्यूजी महाराज की मदद भी ली थी। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में पुलिस ने परशुराम वाघमरे नाम के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच कर रही कर्नाटक पुलिस की एसआईटी का दावा है कि उसने कर्नाटक के बीजापुर से परशुराम को गिरफ्तार किया। हालांकि एसआईटी ने साफ किया कि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये साबित हो पाए कि वाघमरे ने ही गौरी लंकेश पर गोली चलाई थी। आरोपी परशुराम ने पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में अब तक 6 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ दिन पहले मामले की जांच में जुटी एसआईटी ने यह दावा भी किया था कि गौरी लंकेश और कन्नड़ लेखक एमएम कलबुर्गी की हत्या एक ही पिस्तौल से की गई थी। दिल्ली में उपराज्यपाल के आवास के बाहर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और मटके लेकर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने पर निशाना साधते हुए उन पर असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया और एलजी हाउस के बाहर पहुंचकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता रास्ता रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के धरने को दिखावा करार दिया। पानी नहीं है, माताएं बहनें परेशान है और वो सिर्फ बहाना बना के मुद्दे को भटकाने के लिए आज एलजी साहब के घर पे बैठे हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। युवा मोर्चा के सदस्य हैं, उनका कहना है कि असल मुद्दे से भटकाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, जबकि दिल्ली का असल मुद्दा पानी है। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से एलजी हाउस तक मार्च भी निकाला। दिल्ली के आदर्श नगर में कुछ पुलिस वाले टेप से सील गहनों के एक शोरूम में जाते दिखाई दिए। आरोपी की इस शोरूम से 3 लुटेरों ने पहले गहने लूटे और फिर रोकने पर उन्होंने शोरूम के मालिक को गोली मार दी, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस वाले वहां जांच के लिए पहुंचे। गहनों की दुकान में लूट की वारदात का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें शामिल 3 में से 2 आरोपी पिस्तौल दिखाकर गहने लूटते दिखे। वीडियो में हेलमेट पहना एक लुटेरा इत्मीनान से गहनों को एक बैग में भरता नजर आया। हालांकि गहने लूटने के बाद एक लुटेरे ने शोरूम के मालिक हेमंत कौशल पर गोली चला दी, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। खत्म हो चुका है, देखो ब्लड कितना आया हुआ है। गहनों के शोरूम में लूट और हत्या की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ एसपी ऑफिस में धरने पर बैठे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इन लोगों ने अपने कार्यकर्ता से जुड़े एक मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और एसपी ऑफिस में ही पोस्टर लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के लोगों ने एसपी ऑफिस के गेट को एक कपड़े की मदद से बंद कर दिया, जिसकी वजह से एसपी ऑफिस आए अन्य लोगों को परेशानी होने लगी, जिसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज से बचने के लिए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ता एसपी ऑफिस की दीवार फांदकर वहां से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन कुछ कार्यकर्ता पुलिस के चंगुल में फंस गए, जिनको पुलिस ने जमकर पीटा। यही नहीं, पुलिस वाले गेट खुलने के बाद एसपी ऑफिस के बाहर आ गए और वहां भी उन लोगों ने भाग रहे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस की इस कार्रवाई में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। जो दोषी अफसर हैं, जो किस कारण से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उन अफसरों पर कार्रवाई हो। हिंदू जागरण मंच के आरोप को पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। यदि धारा बनती है तो उस पर कार्रवाई करें, यदि नहीं बनती है तो किसी भी दबाव में कोई अनुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में हिंदू जागरण मंच के 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।